गुड मॉर्निंग जी। चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बचा हुआ है अभी। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन having frequency having frequency 2 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी 2 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज। करो, इजी है। पहले आप गिवन डेटा लिखे, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है न्यू इज इक्वल टू 2 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज। हर्ट्ज भी बोल सकते हो आप, साइकिल पर सेकेंड भी बोल सकते हो, सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हो आप लोग। आपने बस एनर्जी फाइंड करनी है। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 की पावर 15। आपने बस इसे सॉल्व करना है। ठीक है, आ गया आंसर। अगर आपको इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो, अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो। कल ही तो सीखा था आप लोगों ने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। इसको आप उल्टा करके लिख दो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। यानी कि अगर आपने जूल्स को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइड कर दो बस। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू 1.3252 इंटू 10 की पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। सॉल्व करो फटाफट से। हाँ, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, देखो जरा। आगे बढ़े, देखो लिख दिया आंसर। आगे देखो, हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, यही होता है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, बहुत हेल्प करेगा कैलकुलेशंस के अंदर, यूनिट कन्वर्जन में आपको हेल्प करेगा। अब आ जाते हैं फॉर्मूले पर। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने कल देख लिया था, E इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा। ठीक है,
एच की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा। और ये वाला लैम्डा किस में है बताओगे आप लोग मुझे, मतलब यूनिट वाइज। ये फॉर्मूला हमने कल सीखा था ना, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एच की वैल्यू आपने डाल दी प्लैंक्स कांस्टेंट, सी की वैल्यू डाल दी मीटर पर सेकंड, तो ये वाला लैम्डा किस में होगा, मीटर में होगा। इतना क्लियर है? जरा इसको सॉल्व करो, ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। और ध्यान रखना ये वाला लैम्डा मीटर में है। वन 1.9 कुछ आएगा। एक मिनट बताओ क्या आ रहा है। E इज इक्वल टू 1.978 इंटू 10 की पावर माइनस 20, क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक 26, क्रॉस चेक। और नीचे लैम्डा है मीटर में। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ? आगे देखो जरा, आप लोगों ने कन्वर्जन सीख रखी है। अगर लैम्डा आपके पास एंगस्ट्रॉम में है और इसको अगर आप मीटर में करना चाहते हो तो क्या करते थे आप लोग? इसे 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। और ये किसके बराबर होता था? लैम्डा इन मीटर। ऐसा ही कुछ होता था ना, ऐसा ही कुछ होता था ना कि अगर आपके पास लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है और उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो 10 की पावर माइनस 10 से, मीटर में आ जाएगा। तो क्या मैं इसकी जगह इसको रख सकता हूं? कोई प्रॉब्लम? तो एनर्जी इज इक्वल टू 1.9878 इंटू 10 की पावर माइनस 26 डिवाइडेड बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आ गया इंटू 10 की पावर माइनस 10। इतना समझ में आया? बट ये एनर्जी भी जूल्स में चल रही है, ये भी ध्यान रखना, जूल्स में चल रही है। इतना समझ आया? से यस और नो? ये एनर्जी जूल्स में है, मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। पहले तो आप इस 10 की पावर को सिंप्लीफाई करो। 1.9878 इंटू 10 की पावर माइनस 16 आ जाएगा, सही है। डिवाइडेड बाय आपका जो लैम्डा होगा वो एंगस्ट्रॉम में होगा, सही है। बट ये एनर्जी अभी जूल्स में है। अगर मैं इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहूं, क्या करूं? डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो एनर्जी इज इक्वल टू 1.9878 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और लैम्डा आपका आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में, सही है। सही है। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना तो एनर्जी इज इक्वल टू 12400 अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं आएगी, थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट हम कैलकुलेशन को सिंपल करना चाहते हैं तो ये नंबर ले लेते हैं। इससे आंसर में भी आपका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 19-20 का फर्क पड़ जाता है, गलत तब भी नहीं होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम और ये एनर्जी आ गई आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर आपको एक रिलेशन बना दिया मैंने आपके आगे, अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है और लैम्डा किस में निकल जाएगा फिर? एंगस्ट्रॉम में। अगर लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में दे रखा है और आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। अरे मैडम, एक रिलेशन बना दिया एनर्जी और लैम्डा के बीच का, जो पहले भी था बट पहले जूल्स की टर्म्स में था, अब है एंगस्ट्रॉम और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में। एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इधर, लैम्डा की यूनिट यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है, बस इतना फर्क है। एक रिलेशन बना दिया आपके लिए ताकि चीजें जल्दी से हो। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। अच्छा, ये उतारा नहीं होगा आपने, उतार लिया था ये उतार लिया था।
बोलो क्वेश्चन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 4100 एंगस्ट्रॉम। तो आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, ठीक है। करो, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ फॉर्मूला। मैंने क्या बोला, एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो ना। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, सीधा यहां पे लैम्डा की वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। करो। जल्दी करो। बस आपने क्वेश्चन को रीड करते वक्त यही ध्यान देना है कि किस यूनिट में डेटा आपको दे रखा है, किस यूनिट में आपसे पूछा गया है, ये आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन कॉपी कर लिया, फॉर्मूला आपके सामने है, इसी फॉर्मूले को यूज कर लो। एनर्जी इज इक्वल टू 12400। लैम्डा आपका है 4100, 2 0 तो ऐसे ही चली गई, और ये आपका 4 पे कट रहा है ना, 4 1 4 नहीं कट रहा, गुस्सा मत हो, नहीं कट रहा। 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो आपको इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि एनर्जी आप निकालो किलो जूल पर मोल में, क्या करते आप लोग? क्यों उल्टा करते? आपको एक रिलेशन नहीं सिखाया अभी? ये रहा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आंसर आ गया है ना। मैंने वहीं से एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया कि आप इसी एनर्जी को किलो जूल पर मोल में निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो। 3.02 इंटू 96 आपकी एनर्जी हो जाएगी किलो जूल पर मोल। सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। टू एट नाइन नाइन और 92 के बाद पॉइंट 289.92। सही है, समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़े, लिखो क्वेश्चन। हाँ, तो ये जो एनर्जी थी, हाँ 1 मोल ऑफ फोटोन, तो आंसर ही यही है। वो तो एक फोटोन की आ गई, सही बोला आपने। हाँ जी, आगे बढ़े। एक मोल का करेक्ट आंसर यही है, यही है, क्योंकि हमें तो एक मोल की निकालनी है, हमें एक मोल की निकालनी है। ऊपर ये वाली एनर्जी जो कैलकुलेट करी है, ये एक ही फोटोन की है बाय द वे, ठीक है। हमें एक मोल की निकालनी थी, तो ये आंसर आपका इवेंचुअली ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स। Calculate number of photons. Calculate number of photons having wavelength. Having wavelength lambda is equal to 310 nanometer.
विच आर रिक्वायर्ड to obtain energy of 2 into 10 की पावर -5 +5 है, तो गलत लिखा हुआ है, +5 जूल्स। क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। एनर्जी गिवन है मुझे, एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं, मतलब एन निकालना है ना। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने मतलब एन निकालना है। विच आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनर्जी ऑफ दिस, आप लैम्डा भी दे रखा है, लैम्डा इज इक्वल टू 310 नैनोमीटर है। हमें पता है 1 नैनोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, बोलो 10 की पावर -9 मीटर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 310 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। आपके पास n फोटोन्स हैं, इधर देखो, आपके पास n फोटोन्स हैं, वो n नहीं पता मुझे, वो तो निकालना है। फोटोन की वेवलेंथ आपको दे रखी है और n फोटोन से जो आपको एनर्जी मिल रही है वो ये वाली मिल रही है। नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल दो। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, E इज इक्वल टू n h c बाय लैम्डा, पढ़ा था, कल ही पढ़ा था। एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 10 की पावर 5, n निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर -34, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा 310 इंटू 10 की पावर -9। कुछ बचा क्वेश्चन में, n के लिए कैलकुलेट कर दो। जल्दी कैलकुलेट करो। हाँ जी, आगे बढ़े, ये रहा आंसर, आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखो।
कैलकुलेट रेशियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी। ये देख लो यहां से, आंसर लिख लो, आंसर लिख लो पिछले वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जीज। कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटोन, ऑफ फोटोन having wavelength, of photon having wavelength 2000 angstrom, 2000 angstrom and 4000 angstrom। ठीक है, अब सुनो, यहां पे तो आपको एनर्जी की रेशियो निकालनी है ना। देखो वैसे हमेशा एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप एनर्जी वाले क्वेश्चंस करेंगे एसआई यूनिट को यूज करना, एनर्जी जूल में रखना, वेवलेंथ या एम्पलीट्यूड को मीटर में रखना, अनलेस क्वेश्चन में कुछ बोला ना जाए। ठीक है ना, तब तक आपने यही स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अब इधर देखो, आपने एनर्जीज का रेशियो निकालना है, ठीक है, और लैम्डा आपको दे रखा है एंगस्ट्रॉम में। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि मैं लैम्डा को कन्वर्ट करूं मीटर में, फिर मैं उसको फॉर्मूले में पुट करूं और फिर मैं उसको आंसर निकालूं। अब आप देखो मैं क्या करूंगा। अभी एक फॉर्मूला सीखा था आप लोगों ने, एनर्जी इज इक्वल टू 12400 बाय लैम्डा, एंगस्ट्रॉम में था, और ये वाली एनर्जी की यूनिट थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही सीखा था आप लोगों ने अभी। E1 इज इक्वल टू 12400, लैम्डा आप 2000 रख दो यहां पर, 2000 एंगस्ट्रॉम नहीं लिख रहा मैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली इक्वेशन हो गई। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन, E2 इज इक्वल टू 12400, लैम्डा इज 4000 एंगस्ट्रॉम, ये भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है जी, आप पहली वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दो सेकेंड वाली इक्वेशन से, तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। मान लो आप इस वाले लैम्डा को मीटर में कर भी देते तो क्या करते, 10 की पावर -10 रखते ना आप, तो ऊपर 10 की पावर -10, नीचे 10 की पावर -10 कैंसिल ही कर जाता। हाँ, रेशियो में कोई यूनिट आती। तो अगर आप लोग कन्वर्ट करके फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते, कोई यूज उसका नहीं होने वाला था टाइम वेस्ट करने के अलावा। ठीक है, हमें टाइम नहीं वेस्ट करना, हमें स्मार्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बस दोनों को डिवाइड करो, 12400 बाय 2000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 12400 डिवाइडेड बाय 4000 एंगस्ट्रॉम। सिंप्लीफाई करोगे 12400 बाय 2000 मल्टी है, कोई बात नहीं, ऐसे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 सेकंड ही तो लगेंगे। क्या रे सर जी, आपने नीचे क्यों काट दिया? ये लो, कैंसिल कैंसिल, कितना आ गया, 2:1। कॉपी करो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट calculate number of photons, calculate number of photons emitted, स्पेलिंग सही है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड गलत है, पर सेकेंड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड हैविंग वेवलेंथ
हैविंग वेवलेंथ But symbol is 2000 एंगस्ट्रॉम by a bulb of 60 watt, by a bulb of 60 watt. चलो करो. हाँ जी, देखो आप लोगों ने पावर का, ये पावर दे रखी है अब की बार, आपको अब की बार पावर दे दी. और पावर का क्या फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा हुआ है? वर्क डन पर यूनिट टाइम ना, ऐसा ही कुछ सीखा हुआ है. तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि ये जो 1 वॉट होता है किसके इक्वल होता है? 1 जूल पर 1 सेकेंड, यही होता है ना. तो इसको अगर आप डिकोड करना चाहो 60 वॉट को, अगर आप इधर देख लो एक बारी आप लोग, अगर आप 60 वॉट को डिकोड करना चाहो तो क्या करोगे? 60 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड. सही बोला मैंने? तो अगर आप लोग एनर्जी निकालना चाहते हो तो क्या करोगे आप लोग? पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से, यानी कि 60 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1 सेकेंड से, 60 जूल की एनर्जी आ गई. ये पॉइंट समझ आया? अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया. लैम्डा आपको दे रखा है कितना? 2000 एंगस्ट्रॉम. और मीटर में क्या करोगे आप लोग इसे? 10 की पावर माइनस 10. तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर. अब सब कुछ गिवन है, हमें नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया. और लैम्डा गिवन है ना, तो एनर्जी इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा. एनर्जी की यूनिट है जी, सॉरी एनर्जी की वैल्यू है 60 जूल्स. एन हमें निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर -34. सी की वैल्यू है 3.8 मीटर पर सेकेंड. लैम्डा ऊपर आप लोगों ने निकाल रखा है सॉरी 2 इंटू 10 की पावर -7. एन सॉल्व कर दो फटाफट से. हाँ जी, क्या आंसर निकाला आप लोगों ने? 6.2. ये कैसे आ गया? हाँ, ये यार ये वैल्यू है. नहीं आ रहा. पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया. ठीक है? सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या आंसर? सीधा 60 को डिवाइड कर दो और एक को उधर लो. तो क्या प्रॉब्लम है? आपका आंसर नहीं आया है, आपका आ गया. क्या आया है? 6.25 सॉरी इंटू 10 की पावर, एनर्जी भी नहीं निकालनी, नंबर ऑफ फोटो -19 आ रहा है. हाँ वही तो कहूँ, नंबर ऑफ फोटोज निकालोगे -19 कैसे? सोचो ना, नंबर ऑफ फोटोज निकालने, नंबर ऑफ फोटो मतलब 0.0000 है ना. चलो आगे बढ़े, चेक कर लेना क्रॉस. इधर जो आंसर है यही वाला 6.25 इंटू 10 की पावर 19. अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लिखो. कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स, मतलब फिर से n निकालना है. कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय अ बल्ब, emitted by a bulb of 100 watt having efficiency 80% in 10 minutes, 80% in 10 minutes, and wavelength
एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन, एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन 310 नैनोमीटर। करो। एफिशिएंसी मतलब उसकी क्षमता। जैसे हम कहते हैं नहीं, सुना होगा आप लोगों ने कभी अपने दोस्तों में बात कर, मतलब कहा होगा यार अब मेरी एफिशिएंसी नहीं है, अब मैं थक गया हूँ, है कहीं ऐसा सुना होगा। ये भी कहीं सुना होगा कि हमारी ब्रेन की एफिशिएंसी बहुत कम है, ब्रेन हमारा 100% कभी यूज़ ही नहीं कर पाते, हम आप लोग यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। ये भी सुना होगा आपने। एफिशिएंसी का मतलब है उसकी कैपेसिटी। एफिशिएंसी इसकी 100% है, मतलब इसकी फुल कैपेसिटी है। जितनी ये अपनी कैपेसिटी रखता है उतना वो आउटपुट देगा। हाँ है अभी तक तो। अबे है काम, करो क्वेश्चन। बहुत इजी है, करो तो सही आप लोग, स्टार्ट तो करो, गिवन डेटा तो लिखो। देखो ऐसा 100% एफिशिएंसी हमारे ब्रेन की नहीं है, कर नहीं सकता, एक वो अलग बात है, कोशिश कोई नहीं करता है। वो जो पहले जो आप देखो एक लॉजिक थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आप लोग। जो रामायण आप लोगों ने पढ़ी है, गौतम बुद्ध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, तो कहा नहीं जाता था गौतम बुद्ध ने पेड़ के नीचे बैठ के शिक्षा ग्रहण करी थी। तो व्हाट डू यू मीन बाय शिक्षा वहाँ पर? एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय शिक्षा वहाँ पर? वो लिटरली कोई इंटीग्रेशन थोड़ी ना सीख रहे थे, वो ब्रेन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे थे बेसिकली। तो ब्रेन की एफिशिएंसी 100% अगर आ जाएगी तो थ्योरेटिकली कहा जाता है कि वी पीपल विल बी पावरफुल, मतलब चम्मच से टेढ़ी कर देंगे टेलीपोर्ट हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि चम्मच टेढ़ी हो गई। बहुत सारी हमारी बॉडीज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अभी भी अनडिस्कवर्ड है। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे थे? देखो सर मैं तो करा क्वेश्चन लिख रहा था 6.033 into 10 की पावर माइनस मैंने क्या था कैलकुलेटर कोई नहीं कर सकता। मेरे इसके 88। हाँ जी आगे देखें। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय अ बल्ब। नंबर ऑफ फोटोन्स आपने निकालना है। आपके पास पावर कितनी दे रखी है? 100 वॉट। यानी कि अगर आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैसे एनर्जी निकलेगी? 100 तो आएगा ही आएगा। टाइम कितना दे रखा है? 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे 60। ठीक है। और एफिशिएंसी दे रखी है आपको 80%। 80 इंटू 100। ठीक है, कितना आ गया? 8 6 48, 1 2 3। बहुत सारी एनर्जी आ गई। ठीक, अब सॉल्व कर दो। अब एनर्जी का तो प्रॉब्लम था, एनर्जी कर दी हमने तैयार, अब सॉल्व कर दो। एफिशिएंसी तो आप यूज करोगे ही ना, मतलब आनी चाहिए थी इतनी एनर्जी, बट वो आ रही है एफिशिएंसी की वजह से इतनी। 80% उसकी एफिशिएंसी है, बहुत सारी एनर्जी निकल गई है। सी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन सारा खत्म हो गया है। लैम्डा आपका नैनोमीटर में है, 310 नैनोमीटर। उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 की पावर -9 मीटर। लैम्डा भी कर दिया मैंने, एनर्जी भी तैयार कर दिया है। फॉर्मूला इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा। एनर्जी आपको दे रखा है 4800 जूल्स, इज इक्वल टू n कैलकुलेट करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर -34। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8। लैम्डा इज 310 इंटू 10 की पावर -9। ठीक से सॉल्व करना है इसे भाई, अब की बात। ठीक से सॉल्व करना है इसे अब। दिस इज द आंसर। बहुत टफ कैलकुलेशन थी, बहुत मुश्किल से करा है मैंने। डालो हेडिंग नेक्स्ट।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, नया टॉपिक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ जी, हाँ चैप्टर बड़ा है भाई, ये पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर बड़ा है। नहीं बाकी छोटे नहीं है, तीसरा छोटा है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी, वो छोटा चैप्टर है। आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी पहले आप समझ लो, इसका मतलब एंथैल्पी या एनर्जी, एंथैल्पी वर्ड आप थर्मोडायनेमिक्स में सीखो, थर्मोडायनेमिक्स में सीखोगे, ठीक है। फिलहाल अभी डेफिनेशन समझो। आइसोलेटेड गैसियस एटम को, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, जब एटम किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, अकेला पड़ा हुआ होता है, लोनली, अकेला, उसे बोलते हैं आइसोलेटेड। मैंने बोला लोनली वर्ड यूज करा तो वो कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है। तुम बुरा मान के बातें बदल रहे हो। लिखो, सुनो पहले, सॉरी, आइसोलेटेड नहीं, सुनो पहले। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब होता है, आइसोलेटेड का मतलब जब एटम किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ना हो और गैसियस स्टेट में हो। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम को आप कम से कम, मिनिमम से मिनिमम आप जो भी एनर्जी सप्लाई करते हो ताकि उसका एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकल के बाहरी हो जाता है एटम से। वंस अगेन, आइसोलेटेड गैसियस एटम को आप कम से कम जो भी एनर्जी सप्लाई करते हो ताकि वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन एटम से निकल के कंप्लीटली बाहर हो जाए, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। लिख लो डेफिनेशन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, the minimum energy required to remove an electron, the minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom, the minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is known as ionization energy or enthalpy। ठीक है ना। एक आइसोलेटेड एटम को आप कम से कम, एक आइसोलेटेड एटम को आप कम से कम जो भी एनर्जी सप्लाई करते हो ताकि एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, वो एक इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस शेल से होना चाहिए और बाहर निकल के पूरे एटम से ही, बाहर निकलने का मतलब पूरे एटम से ही बाहर चले जाए। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हो, क्या समझ में आया? सोडियम न्यूक्लियर सेंटर में, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। आपने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है। कैसे दोगे एनर्जी? फोटॉन्स की हेल्प से। अरे लाइट की हेल्प से दोगे ना आप। वैसे तो कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज कर लो आप, ठीक है। आपने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है और इतनी एनर्जी देनी है कि इलेक्ट्रॉन इस शेल को ही छोड़ दे और एटम से बाहर निकल जाए। इसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। आइटम आपका आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब किसी के साथ बॉन्डेड फॉर्म में ना हो, अकेला पड़ा होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। बस क्या दिक्कत है इसमें? तो जब आप सोडियम को एनर्जी सप्लाई करोगे तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और खुद क्या बना देगा? कैटायन। क्लियर हो गया ना? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को आप कम से कम जो भी एनर्जी सप्लाई करते हो ताकि एटम की लास्ट शेल से, मतलब वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के कंप्लीटली भारी हो जाए, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्वेश्चन लिखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ क्वेश्चन।
आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज 288 किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज 288 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल मतलब एक मोल के सोडियम को आप 288 किलो जूल की एनर्जी सप्लाई करोगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड, calculate wavelength of photon required to just ionize the element, to just ionize the element, to just ionize the element। ठीक है जी, अब दोबारा सुन लो एक बारी। आयनाइजेशन का मतलब क्लियर हो गया। आयनाइजेशन प्रोसेस का नाम है और आयनाइजेशन प्रोसेस कराने के लिए जो आप एंथैल्पी सप्लाई करोगे वो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। तो इधर भी तो दो केसेस अराइज हो सकते हैं। आपने सोडियम एटम को एनर्जी सप्लाई करी, इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंस शेल से निकल के बाहर चला गया। अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा की एनर्जी सप्लाई कर दोगे, जैसे इसी एग्जांपल को पिक कर लेते हैं, आपने 288 एनर्जी सप्लाई करी है ना, और एक वर्ड यूज़ कर रखा है टू जस्ट आयनाइज द सोडियम एटम, सॉरी सोडियम एलिमेंट, ऐसा ही लिखा हुआ है। यानी कि सिर्फ जब आप ये वाली एनर्जी सप्लाई करोगे, जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल से निकलकर सरफेस पे आ जाएगा। मान लो ये सोडियम एलिमेंट है, ये सोडियम, मान लो ये सोडियम एलिमेंट है, आपने 288 किलो, मान लो ये सोडियम एलिमेंट है, आपने 288 किलो जूल की एनर्जी सप्लाई कर दी, तो इलेक्ट्रॉन निकल के ना सरफेस पर आ जाएंगे, बस इतना ही होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 288 से ज़्यादा की एंथैल्पी सप्लाई कर दी, लेट से आपने 300 कर दी, ठीक है, तो 300 में से 288 तो आपका चला जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा 12, ठीक है, तो 300 में से 288 तो यूटिलाइज हो गए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और बाकी 12 कहाँ पे चले जाएगी, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने, मतलब इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए बाकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी। यानी कि बाकी एनर्जी सिंपल वर्ड्स में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ आया पॉइंट? तभी मैंने वर्ड लिखा था मिनिमम। भाई अगर मैं मिनिमम वर्ड नहीं लिखता, सुन लो पहले स्टोरी सुन लो फिर बाद में करना क्वेश्चन। मान लो मैं मिनिमम वर्ड लिखता ही नहीं डेफिनेशन के अंदर, और मैं सिर्फ इतना बोलता द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो क्या होता भाई, इलेक्ट्रॉन तो इससे भी रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इससे भी रिमूव हो रहा है, 400 भी सप्लाई कर दोगे तब भी रिमूव हो जाएगा। तो क्या आप तीनों को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलोगे? नहीं, हम तो उसको बोलेंगे जो कम से कम होगी, तभी मैंने वर्ड लिखवाया द मिनिमम, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या बोला कि इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और आपने सप्लाई कर दी इतनी, तो 300 में से ये वाली एनर्जी तो यूटिलाइज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और जो बच जाएगी ये बची हुई एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। समझ आया पॉइंट? हाँ बोलो। अगर इस एनर्जी की डबल एनर्जी दी तो भी इतनी एनर्जी आपकी यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और जो आप डबल वाली कह रहे हो इतनी ही बचेगी, वो एनर्जी यूज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। भाई नंबर ऑफ एटम भी तो आपने फिक्स कर रखे हैं ना, है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करने लग जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। हाँ बोलो भाई, डबल कर दो, 4 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स कर दो, उसको जितनी चाहिए होगी ना वो उतनी यूज कर लेगा। सोडियम नहीं मैडम, इलेक्ट्रॉन। भाई हर एक मिनट, एक टाइम पे एक के जवाब दे सकता हूँ। हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, फिक्स्ड है वैल्यू। सोडियम को पता वाली बात नहीं है, सोडियम को आप एनर्जी दोगे, हमने ये ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी नोट कर रखी है कि सोडियम को इतनी एनर्जी आप सप्लाई करोगे उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो आप इससे ज़्यादा की एनर्जी सप्लाई करोगे तो इतनी एनर्जी तो यूटिलाइज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। आप यूनिट भी तो देखो ना, किलो जूल पर मोल लिखा हुआ है मैंने,
यानी कि 1 मोल के सोडियम को आप इतनी एनर्जी सप्लाई करोगे, सबके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। और ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करोगे तो सबके सब काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे। सब एनर्जी गेन करके मूव करना शुरू करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बोलो आप। इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ, तो खुले में थोड़ी ना करोगे एक्सपेरिमेंट। खुले में करोगे तो इलेक्ट्रॉन तो निकल के कहाँ कौन निकल जाएंगे, नैनीताल वगैरह। तो इसको एक ट्यूब में करते हैं। इलेक्ट्रॉन को कैप्चर भी करना है ना, मुझे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर भी करना है। हाँ, इतनी ही एनर्जी दोगे जितनी चाहिए उतनी ही दोगे, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, बस वो सरफेस पर मतलब एटम से बस बाहर निकल के रुक जाएगा। तो यही तो वर्ड वहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, तो यही तो मैंने वर्ड यूज़ कराया है, जस्ट यही वर्ड यूज़ करा है, जस्ट आयनाइज दी सोडियम एलिमेंट, यही तभी मैंने वर्ड यूज़ करा है। नॉर्मली हमने कोई कितनी भी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दी तो एटम 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 एक एटम को प्रोवाइड कर दी। देखो, डिपेंड करता है आप कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड कर रहे हो तो वो एटम से बाहर निकल जाएगा। अगर आप एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना चाहते हो एक शेल से दूसरी शेल, तो उसे बोलते हैं एक्साइटेशन। तो जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो वो क्वेश्चन अभी आएगा, टॉपिक ही आएगा बकायदा, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया, और ये एक्सपेरिमेंट आप एक ट्यूब में करोगे, डिस्चार्ज ट्यूब ले लो, उसमें कर लो। स्कूल में नहीं कर पाओगे भाई, स्कूल में कहाँ, इतना तो अरेंजमेंट ही नहीं हमारे पास स्कूल में। छोटी सी लैब में आप इतने बड़े एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे, कभी नहीं करोगे। हाँ हाँ, यहाँ दिखा सकता हूँ, यहाँ दिखा सकता हूँ। अरे इसे कर तो लो भाई, दिखा देता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को करो, इसको, अरे क्वेश्चन तो करो, समझ तो आ गया है, क्वेश्चन करो, दिखा देता हूँ। क्वेश्चन लिख लिया है ना, आप स्टार्ट करो। सारी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब दिखा देना, दिमाग में रहेगा। क्या था बताओ, गिवन डेटा क्या क्या है। एनर्जी कितनी है, 288 किलो जूल पर मोल। और क्या गिवन है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकालना है, रिक्वायर्ड, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। किलो जूल पर मोल वाला आंसर फॉर्मूला देख लो, किलो जूल पर मोल वाला फॉर्मूला याद कर लो। आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, एनर्जी इज इक्वल टू 12400 बाय लैम्डा। ये वाला लैम्डा एंगस्ट्रॉम में था और ये वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, बट एनर्जी मुझे किस में दे रखी है, किलो जूल पर मोल में। तो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। तो इधर डाल दो, एनर्जी इज इक्वल टू 12400 इंटू 96 डिवाइडेड बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम। अब जो जो वैल्यू है उसे पुट कर दो। देखो, जो यूनिट एनर्जी की क्वेश्चन में गिवन है उसी के हिसाब से फॉर्मूला यूज करना होता है ना। तो अब एनर्जी की वैल्यू पुट करो, 288 इज इक्वल टू 12400 इंटू 96। ये वाला लैम्डा आपका एंगस्ट्रॉम में है, तो लैम्डा आपका एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा 12400 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 288। इसे सॉल्व करें, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, बाद में उसे मीटर में कर देना, क्योंकि मैंने आपको बोल ही दिया, आपने आंसर जितने भी निकालने हैं ऐसा यूनिट्स में निकालने हैं। ठीक है जी, सॉल्व करें, क्या आ रहा है, 4 समथिंग कुछ आएगा। देखो, ऐसे वर्बली सॉल्व नहीं होगा ना, कॉपी में लिखोगे तब सॉल्व होगा। आपको क्या समझ नहीं आया पूछो। तो कह रहा है 6200 इसे आप सॉल्व करो, ऐसे नहीं सॉल्व होगा ये, ठीक है ना। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप किसी एटम से वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो, और आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब होता है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप जो भी एनर्जी सप्लाई करते हो उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये आ रहा है, 4134.7 और हमें तो मीटर में लिखना है, तो इंटू 10 की पावर -10, और आंसर को बॉक्स से बंद कर देना है। कर लेना।
नेक्स्ट रीडिंग डालो, ठीक है। कभी कभार कुछ क्वेश्चंस को होल्ड करना पड़ता है बात के लिए, वो अपने आप आंसर मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपके जो नंबर ऑफ डाउट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाते हैं। फिर पूछो। नेक्स्ट रीडिंग डालो, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। देखो इधर पहले समझ लो कॉन्सेप्ट। आपने कोई मॉलिक्यूल लिया, A2 मॉलिक्यूल लिया, A2, ठीक है ना, A कुछ भी हो सकता है। A2 मॉलिक्यूल ले लिया आप लोगों ने। A और A के बीच में क्या बना हुआ है? बॉन्ड बना हुआ है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप जो भी एनर्जी सप्लाई करोगे उसे हम बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, ठीक। ये जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप जो भी एनर्जी सप्लाई करोगे, मतलब जो भी नहीं होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, किसी की कम होगी किसी की ज़्यादा होगी। तो आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। लेट्स से इस बॉन्ड एंथैल्पी को आपने खुद से x मान लिया। अब वो x कुछ भी हो सकता है, ठीक, इतना क्लियर है। जब आप ये बॉन्ड तोड़ दोगे तो क्या मिलेगा आपको? ट्वाइस ऑफ A एटम। अभी तो ये मॉलिक्यूल है ना, अभी तो ये मॉलिक्यूल है ना, बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या मिलेगा? एटम, ठीक है जी। और जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो उसको मैंने बोल दिया एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। और एनर्जी ऑफ फोटोन आपने रिप्रेजेंट कर दिया EP से। भाई हम बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करेंगे ना वो लाइट से सप्लाई करेंगे, तभी तो मैंने फोटोन वर्ड यूज़ करा। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? आपने लिया एक मॉलिक्यूल, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो भी एनर्जी सप्लाई की जाती है उसे बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी बोली जाती है। लेट्स से मैंने अपनी तरफ से मैंने मान लिया कि बॉन्ड एनर्जी क्या है? मेरी x है। अब एनर्जी कहाँ से सप्लाई करोगे आप लोग? लाइट से। और लाइट में क्या होता है? फोटोन। यानी कि बेसिकली आप फोटोन की हेल्प से एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। इतना क्लियर है? अगर अब 3 केसेस बना रहा हूँ। पहला केस ये है अगर जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो फोटोन की हेल्प से वो बॉन्ड एंथैल्पी से कम है, वो बॉन्ड एंथैल्पी से कम है, तो बताओ बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। क्लियर है ना? सेकंड, तो इधर लिख देना बॉन्ड विल नॉट डिसोशिएट, बॉन्ड विल नॉट डिसोशिएट, ठीक है। दूसरा केस क्या बनता है? जो आप एनर्जी ऑफ फोटोन सप्लाई कर रहे हो, मतलब जो फोटोन सप्लाई कर रहे हो जिसकी एनर्जी ये है वो बराबर है बॉन्ड डिसोसिएशन के, तो इस केस में बॉन्ड टूटेगा? टूटेगा। टूटेगा मैडम, जितनी चाहिए थी उतनी सप्लाई कर दी, जितनी अरे तो पिछले जैसा ही कॉन्सेप्ट है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस प्रोसेस अलग है। उधर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहाँ पे एटम्स को, आप एटम के बीच में बॉन्ड को तोड़ रहे हो, ठीक है। तो इस केस में बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड विल डिसोशिएट, बॉन्ड विल डिसोशिएट। ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है और इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तीसरा केस, आपको चाहिए x एनर्जी और आपने सप्लाई कर दी EP और EP x से ज़्यादा है आपकी बार। सेम कर दिया। उस तो फर्स्ट और थर्ड सेम हो गया। यहाँ गलत हो गया, बहुत जल्दी बताया, यहाँ गलत हुआ। अरे रुको, हाँ वो रुको ना, बता रहा हूँ यार, गलती हो गई थी। यहाँ पे x की ज़रूरत है, आपने कम सप्लाई कर दी तो बॉन्ड नहीं टूटेगा ना। बोला तो सही था मैंने, सिंबल गलत लिख दिया। एक्स को तोड़ना था, x की ज़रूरत थी, x की ज़रूरत थी एनर्जी वाइज आपने सप्लाई कर दी एनर्जी ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ फोटोन x से कम है, तो बॉन्ड कहाँ टूटेगा? आपको चाहिए 20, आपने सप्लाई कर दी 15, बॉन्ड टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो बोला सही था, सिंबल गलत लिख दिया बस। दूसरे केस के अंदर क्या है? जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उतनी ही आपने सप्लाई कर दी। और तीसरा केस क्या है? जितनी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा की सप्लाई कर दी। तो ज़्यादा की जब आप सप्लाई करोगे बॉन्ड टूटेगा, जितनी एनर्जी चाहिए होगी उतनी तो यूटिलाइज हो जाएगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, बची हुई एनर्जी का क्या होगा?
काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि ये जो आपका एटम है, ये एटम आपका मोशन में आ जाएगा। आया समझ में कुछ? कुछ आया समझ में? एक्सप्रेशन तो अच्छे दे दो। मैं अपने आप को ना रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे गुस्सा होने से, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस। बस इसके चक्कर में आपको, आप लोग ना दोबारा सुनो। आपने कोई मॉलिक्यूल लिया, इस मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप एनर्जी सप्लाई करोगे, उस एनर्जी को बोला जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, वो बाद में हम सीखेंगे कि हम रेयरली ही सप्लाई करते हैं, हम सप्लाई नहीं करते हैं कि किसी दूसरे प्लेस पर, किसी दूसरी पोजीशन पे बॉन्ड बन रहा होता है तो किसी दूसरी पोजीशन में बॉन्ड टूट रहा होता है। बॉन्ड टूटता है, जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी यूज करता है, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा है ना। एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैंने आपको क्या बोला, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। तो हम लिटरली नहीं सप्लाई करते। अगर यहाँ बॉन्ड तोड़ना है तो कहीं बॉन्ड बन रहा होगा, एक प्रोसेस होता है प्रॉपर, ठीक है ना, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल आपने बॉन्ड एंथैल्पी को एक्स लेट कर दिया, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आप एनर्जी सप्लाई करोगे वो लाइट की हेल्प से सप्लाई करोगे। और लाइट में कौन है? फोटोन है। फोटोन क्या होता है? डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, है ना। तो फोटोन की एनर्जी को आपने मान लिया ईपी। और भी कुछ है, गिरा दो उसको भी। फोटोन की एनर्जी है ईपी, ठीक है। अब तीन केसेस अराइज होते हैं। पहला केस मैंने आपको क्या बताया था, रिक्वायरमेंट है एक्स की, आपने जो एनर्जी ऑफ फोटोन यूज करी है उसकी वैल्यू है एक्स से कम, चाहिए 20, लेट्स से ऐसी नंबर ले लिया, चाहिए 20, आपने सप्लाई कर दिया 15, तो चाहिए 20 सप्लाई कर दिया 15, बॉन्ड टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो पहला केस यही लिखा हुआ है, बॉन्ड विल नॉट डिसोशिएट। दूसरा केस, चाहिए 20 और सप्लाई भी आपने 20 ही कर दी, तो बॉन्ड टूटेगा, बस बॉन्ड टूटेगा बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तीसरा केस, चाहिए 20, आपने सप्लाई कर दी 30, तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो आपकी बॉन्ड एंथैल्पी से ज्यादा है, तो इस 30 में से आपकी 20 तो यूटिलाइज हो जाएगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, बची हुई 10 कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि जब आपका एटम टूटेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर रखी है, बॉन्ड टूटने के बाद वो मोशन में आ जाएगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पहले आप इनको उतार लो और फिर क्वेश्चन लिखो। लिखो, बोलो। बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज 384 किलो जूल पर मोल। (384 किलो जूल पर मोल). बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज 384 किलो जूल पर मोल। आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी है बेसिकली। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन, मतलब लैम्डा निकालना है। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ अ सब्सटेंस। Bond energy of a substance is 384 kilojoule per mole. Calculate wavelength of photon required to break the bond of a substance. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है, बताना कितनी दे रखी है? 384 किलोजूल पर मोल। और एक बात बताओ, अगर आपको किसी बॉन्ड को तोड़ना है, आपने किसी बॉन्ड को तोड़ना है, तो एनर्जी किसकी हेल्प से सप्लाई करोगे? फोटोन की हेल्प सप्लाई करोगे। और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या सीखा था आप लोगों ने? एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा।
और एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करना है। तो ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है, मैं इसको एनर्जी ऑफ फोटोन भी तो बोल सकता हूँ। इतनी एनर्जी आप सप्लाई करोगे, इतनी एनर्जी आप सप्लाई करोगे फोटोन की हेल्प से, तो 384 किलो जूल पर मोल। और मुझे पता है एनर्जी किलो जूल में दे रखा है, तो कौन सा वाला यूज करूँ फॉर्मूला, 12400 बाय लैम्डा, ये वाला लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है। और जैसे ही आप इसको 96 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वाली एनर्जी किस में हो जाएगी, किलो जूल पर मोल में हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू पुट करो, 384 एच की, सॉरी 12400 96 आपका लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 124 इंटू 96 बाय 384। कितना आ रहा है लैम्डा, जरा सॉल्व करके बताओ फटाफट से, एंगस्ट्रॉम में आएगा। एंगस्ट्रॉम में आएगा। थ्री 3100 एंगस्ट्रॉम। अभी मत करो, एक कॉन्सेप्ट बताने इसलिए मना कर रहा हूं। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब इसी में अगला क्वेश्चन बना रहा हूं, लिखो। इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन यूज्ड, इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन यूज्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर करना, पहले वर्बली ही बताना मेरे को। इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन यूज्ड 2480 एंगस्ट्रॉम, then what percentage of energy of photon, then what percentage of energy of photon is converted into kinetic energy, then what percentage of energy of photon is converted into kinetic energy। अब सुनो जरा ध्यान से, इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका वेवलेंथ आया, ये आया है ना। यानी कि अगर आप कोई रेडिएशन इंसिडेंट कराते हो किसके ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर, तो आपका बॉन्ड टूट जाएगा और उस रेडिएशन की वेवलेंथ ये है। इतना समझ आया। अब मैंने आपको एक और वेवलेंथ पकड़ा दी है, इसको वर्बली बताना आप लोग। क्या थी वेवलेंथ, 2480, यही है। क्वेश्चन ये है, अगर मैं रेडिएशन, कोई दूसरी रेडिएशन इंसिडेंट कराऊं बॉन्ड तोड़ने के लिए जिसकी वेवलेंथ ये है, क्या बॉन्ड टूटेगा? क्वेश्चन ये है, वर्बली बता सकते हो। इतने की मुझे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको इतनी बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है और इस बॉन्ड एंथैल्पी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये आ गई। अब मैंने क्या करा, कोई दूसरी रेडिएशन इंसिडेंट करा दी मॉलिक्यूल के ऊपर बॉन्ड तोड़ने के लिए, और उस रेडिएशन की वेवलेंथ 2480 एंगस्ट्रॉम है, 2480 एंगस्ट्रॉम। तो मैं आपसे यहीं पे ही एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर मैं कोई दूसरी रेडिएशन इंसिडेंट कराऊंगा बॉन्ड तोड़ने के लिए जिसकी वेवलेंथ ये है, तो क्या बॉन्ड टूटेगा? नहीं टूटेगा। आप लोग कंफ्यूज हो गए, देखो ज़रा, टूटेगा बॉन्ड। हमें तो यही बताने जा रहा हूँ, सुनो ज़रा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या सीखा आप लोगों ने? अगर आप एंगस्ट्रॉम वाला ही फॉर्मूला पुट करो तो 12400 बाय लैम्डा, और ये वाला लैम्डा एंगस्ट्रॉम में। भाई अगर मैं एनर्जी की टर्म से बताऊं, इतने की जरूरत थी, इससे ज़्यादा सप्लाई कर दूंगा तो बॉन्ड तो टूटना ही टूटना है। अब इधर देखो श्याम, लैम्डा घटा दिया आपने तो एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, तो बॉन्ड टूटेगा। और एनर्जी ज़्यादा हो गई, इससे भी ज़्यादा हो गई है ना, इससे भी ज़्यादा हो गई ना, बॉन्ड टूटेगा भी, और जो डिफरेंस बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इस वेवलेंथ को यूज़ करके एनर्जी कैलकुलेट करो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो क्या निकाला गया है, सॉरी क्या पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वो भी परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो पहले इस वेवलेंथ को यूज़ करते हुए एनर्जी कैलकुलेट करो। तो फॉर्मूला क्या सीखा था आप लोगों ने, एनर्जी इज इक्वल टू 12400 बाय लैम्डा, 12400, लैम्डा इज 2480, ठीक है। और
और मुझे निकालनी है ये वाली एनर्जी किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में निकाल लेते हैं। तो 96, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। है ना, किलो, देखो किलो जूल में क्यों निकाल रहा हूँ, किलो जूल पर मोल में क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि आप डिफरेंस कैसे निकालोगे फिर एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकालोगे, ऊपर यूनिट अलग इधर यूनिट अलग तो नहीं निकाल पाओगे। फोर 480 आ गया, आया 480 आएगा। आगे बढ़े, हमें तो क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़ो क्या निकालना है, परसेंटेज, पूरा पढ़ो ना क्वेश्चन ठीक से। व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकालो। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, 480 में से आप लोग कितना माइनस करोगे, 384, कितना आ रहा है 116, सही है, कम बता दिए ज़्यादा नहीं, सही तो सही नहीं, गलत हो गया, हाँ 96 आ गया। ठीक है जी, ये वो एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बट हमें परसेंटेज निकालनी है ना, हमें तो परसेंटेज निकालनी है ना। तो परसेंटेज, सॉरी क्या है हेडिंग, परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला पहले बना देते हैं। आपने जितनी एनर्जी सप्लाई करी उसे मैंने ईपी बोला, है ना, माइनस कर दिया बॉन्ड एंथैल्पी में से और डिवाइडेड बाय ईपी इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो इन दोनों का डिफरेंस आपने ऑलरेडी निकाल लिया है 96। सप्लाई कितनी करी थी 480 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है, ठीक है जी। अब सुनो भाई, ये लैम्डा था, है ना, इधर सुनो, मुझे इतनी की लैम्डा की ज़रूरत थी बट आपने लैम्डा कम सप्लाई करा, तो मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी लैम्डा आपको सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि बॉन्ड आपका टूट जाए। सही बोला मैंने। तो इसके लिए एक जर्नल पॉइंट बना लेते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आप जो लैम्डा सप्लाई कर रहे हो वो लैम्डा मैक्स के बराबर हो, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये आपके मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। ये वाली वैल्यू तो मॉलिक्यूल डिफाइन करेगी ना, आप जो सप्लाई करोगे वो अलग कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूल को कितनी चाहिए वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो मॉलिक्यूल को जितनी एनर्जी चाहिए उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को मैंने लैम्डा मैक्स बोल दिया। क्लियर है। अब मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं बॉन्ड तोड़ने के लिए। ये पॉइंट समझ लो, कंफ्यूज कर सकता है। मैं ये कह रहा हूं मॉलिक्यूल को जो भी एनर्जी चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा मैक्स है। ठीक। अब आपने क्या करा, एनर्जी सप्लाई करी विद द हेल्प ऑफ फोटोन और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को मैंने लैम्डा बोल दिया। अगर लैम्डा मैक्स के बराबर है तो बॉन्ड टूट जाएगा मेरा, है ना। तो यहां लिख दो बॉन्ड विल डिसोशिएट। सही है, पहला केस। दूसरा केस क्या है, जो आप रेडिएशन सप्लाई कर रहे हो उसकी वेवलेंथ कम है किसके, लैम्डा मैक्स के, यानी कि लैम्डा आपका कम है किसके, लैम्डा मैक्स में। तो इसमें बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा, अभी सिखाया। तो इधर भी लिख दो बॉन्ड विल डिसोशिएट, और जो फालतू एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। दो केस हो गए। तीसरा केस, आप जो रेडिएशन सप्लाई कर रहे हो उसकी वेवलेंथ अगर ज्यादा हुई किससे, लैम्डा मैक्स से, तो इस केस में बॉन्ड आपका टूटेगा ही नहीं। तो लैम्डा और एनर्जी में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है जी। तो इधर लिखोगे बॉन्ड विल नॉट डिसोशिएट। घुसा कुछ दिमाग में नहीं घुसा, बस आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन छोटा सा लिख लो, छोटा सा, बस एक लाइन का क्वेश्चन है।
ये उतार लो पहले, क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, एक वर्ड में आंसर है, बता देना। इसी क्वेश्चन का ये पार्ट है। इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट कर लिया, दूसरा पार्ट भी कर लिया, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। कितनी व्हाट परसेंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूटिलाइज्ड इन ब्रेकिंग द बॉन्ड। अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंट हुई है, तो बची हुई किस में यूज हो जाएगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए। आपने 100% की एनर्जी सप्लाई करी, जिसमें से 20% की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो रेस्ट क्या करेगी, बॉन्ड को तोड़ेगी। तो आंसर इज 80%। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाना था मुझे आज, बट टाइम ही खत्म हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।